अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कितने पार्टिसिपेंट्स आ गए भाई? 4 ही हैं सर अभी तक, तो एक आप है और 3 हम में। आपकी तकरीबन पिछले काफ़ी अरसे से तकरीबन पिछला पूरा वीक लेक्चर नहीं हुए, तो ये बच्चे आज भी जी सर। बच्चों का आज भी मुझे लगता है वो लेने का मूड नहीं था लेक्चर। सर हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है ना, इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ हाँ यार, मैं आपको मुख्तलिफ मतलब एक प्रॉपर हायरार्की के साथ नहीं पढ़ा रहा। मतलब मैं आपको जो टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लगता है या जो एक दूसरे के साथ सिमिलर जी लगता जी है उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। जी। वैसे मैंने रीड यहाँ तक कर लिए सारे ही 14 तक की। 14 तक नहीं किया, मतलब बीच में कुछ टॉपिक छोड़े भी हैं, बीच में कुछ मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाए भी जी हैं। जी। मतलब अभी अल्लाह खैर करे, आप लोगों की मेरे ख्याल में अगस्त के बाद, ईद के बाद यूनिवर्सिटीज़ भी मुझे लग रहा है कि खुल जाएंगी। जी सर, हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन हो गया जारी? जी सर, फाइनल सेमेस्टर की तो 2 अगस्त से 2 अगस्त, उसके बाद नहीं, हमारी भी जल्दी स्टार्ट है। अच्छा यार, मुझे तो ये सुनने में आया था कि वो लोग सोच रहे हैं अभी क्या, या उन्होंने सजेशन अभी पेश किया है कि यूनिवर्सिटियां खुलेंगी। नोटिफिकेशन का नहीं मुझे आइडिया नहीं था सर, कि। फैसला हो गया हुआ है। अच्छा, चलो यार अच्छी बात है, कुछ जी मामूल पे जिंदगी है। अब देखो ना, मैं इसी वजह से ही 59 बच्चों की आपकी क्लास है, और जी उसमें जी। सीरियसनेस का ये आलम है कि माशाल्लाह 4 के 5 बच्चे बैठे हैं। ना जी आर, यस ना सर। जी आर आई है, ना अपना सी आर आई है, जी और अभी कुछ पूरा वीक क्लास नहीं हुई। जी। सब पेपर तो हमारे होंगे ना, एग्जाम फाइनल सेमेस्टर। पता नहीं यार क्या करते हैं ये लोग, कुछ पता नहीं है। अगर अगस्त में यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाती हैं फिर तो हो सकता है हो जाएं, लेकिन अगर अगस्त में भी यूनिवर्सिटी, खुदा ना खास्ता, क्योंकि इस ईद के बाद फिर से डर है कि लोग बेहतियाती करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे के घरों में जाएंगे, तो कोई पता नहीं है कि अभी ईद के बाद, ईद कब की बन रही है? 31 जुलाई की बन रही है। जी सर, 31 को। ठीक है ना, अभी ईद के फौरन बाद यूनिवर्सिटीज जो खोलने का इनका डिसीजन है वो मुझे नहीं समझ में, क्योंकि ईद के बाद एक दफ़ा जो है ना वो फिर से कोरोना की सर्ज आएगी। उसकी वजह ये है कि लोगों ने मिलना मिलाना है, और उसमें ये होना है कि एक दफ़ा फिर से इसने आना है बीमारी ने। तो ये यूनिवर्सिटियाँ उसके जी बाद जी। खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। या तो ये है ना कि ईद के कोई हफ्ता 10 दिन बाद खोलने के, लोग जो इधर उधर से मिल मिल कर रिश्तेदारों से थोड़ा अर्सा अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं। जी सर, वो यानी कि सिम्टम पता चल जाए जिसके जिसके हैं। लेकिन सर वो सारे ना वाइस चांसलर की मीटिंग हुई थी मेरे ख्याल, गवर्नर से और एचएससी के चेयरमैन से थोड़े हम्म। दिनों की बात। हम्म। और तब फैसला हुआ था ये। अच्छा, हाँ, मैं हमें मैसेजेस तो आ रहे हैं, टीवी वगैरह पे भी आ रहा था, और मतलब काफ़ी जी जगह पे। जी। लेकिन मुझे नोटिफिकेशन का, अब आप लोगों ने कंफर्म किया, मुझे यही था कि बस सजेशन है कि ये यूनिवर्सिटीज खोल दी हैं। तो अच्छी चीज़ है जी अगर सर। खुल जाए। जी। 10:21 हो गए हैं, और इस तरह ही सर टाइम खत्म हो जाता है, जब थोड़ा सा टाइम रह जाता है सब तब सारे आ जाते हैं। अच्छा, बाकी में भी ऐसे ही होता है। नहीं सर, आपका आज में 1 वीक बाद हुआ है ना, शायद इसलिए। वैसे उसने सबको कर दिया थी यार, लेकिन पता नहीं, बाकी में भी आस्ते आस्ते ही आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह यार, सिलेबस आप लोगों का कवर हो जाना है। सिलेबस आप लोगों का कोई इतना वो नहीं अब रह गया, मतलब थोड़ा सा सिलेबस रह गया आपका। जी सर। बेसिक जो काफ़ी पोर्शन पढ़ाने वाला था ना, जो वो आप लोगों के लिए था, जो मैंने आपको 2 असाइनमेंट्स जो दिए हैं ना आपको,
लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और उसका कंपैरिजन जो है ब्रिटेन के साथ, या फिर इस्लामाइजेशन ऑफ द लॉज जो है, ये जी दो बड़े हैवी टॉपिक्स थे जो आप लोगों ने सबने असाइनमेंट में कवर करनी है। जी जी। तो आप लोगों को समझ भी आया उसमें कि कुछ नहीं आया, कि वो बस गूगल से कॉपी पेस्ट करके दे दिया सारा? कहीं पे है ही नहीं था सारा, तो अलग हाँ, अलग जगह से काफी बुक्स भी हैं, पर काफी जगह से ये किया है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा बेसिक है उसमें सारा, यानी कि जो लीगल सिस्टम ऑफ मुगल्स जो था वो उसमें उन्होंने सारा डिस्कस किया हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब वो मैंने जो 2 टॉपिक्स यस। आपको दिए थे उसमें आपके एवोल्यूशन बताया हुआ था कि लीगल सिस्टम ने वक्त के साथ कैसे इवॉल्व किया है, और ख़ासतौर पे पाकिस्तानी लीगल सिस्टम किस तरह इवॉल्व किया, जो इस्लामाइजेशन ऑफ द लॉज था जो, उसमें उन्होंने यही बताया है कि 1935 का जो एक्ट था वो उसको कैसे वक्त के साथ साथ इवॉल्व करके पहले आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया है, उसके बाद ये आपका जी सर। पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है, फिर वो मुअत्तल हो गई, फिर पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो बनने के 2 साल बाद ही फारग हो गया, ठीक है, फिर 62 का बना, फिर 73 का बना। जी। अच्छा चलो अभी, इसमें अमेंडमेंट्स कितनी हो चुकी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? यार मेरे ख्याल में कहते हैं कोई मतलब 31 या 32 के करीब हो चुकी हैं। तो सर फिर वहां पे ब्रिटिश में वो जो उनके है बरतानिया के, उसमें तो अभी तक 13 है मेरे ख्याल से। बस यही कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है ना, आपको पता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब आप आगे जाओगे इंशाल्लाह आप पढ़ोगे पूरा, आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ोगे, आप जो है ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ोगे, ये इंशाल्लाह जब थोड़ा आप आगे जाओगे ना, जी जी। आपको कम से कम 2 से 3 कॉन्स्टिट्यूशन और पढ़ाए जाएंगे, ब्रिटेन का पढ़ाया जाएगा कंफर्म, ठीक है, और अमेरिका का पढ़ाया जाएगा, फिर आपको पता लगेगा कि क्या इसके अंदर जो है ना बारीकियां हैं। हालांकि पाकिस्तान और जी ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसको तो पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना माँ कहते हैं उसको, जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। जी जी। ये पाकिस्तान का भी उनसे ही बना है सारा, तकरीबन वही है। टोटल हम लोगों का वही है, आप लोग अभी देखते नहीं हो आप, हम लोगों के और इंडियन लॉज में भी इसलिए तो फर्क नहीं है क्योंकि जो सारे लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इंडिया में वही इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, बस नाम थोड़े से हम चेंज कर देते हैं। हमारे पीपीसी होता है, पाकिस्तान पिनल कोड होता है, उनका आईपीसी होता है, जी सर। इंडियन पिनल कोड होता है, ठीक है, बाकी उनकी सीपीसी जी। सीआरपीसी ये तकरीबन यार तकरीबन सबकी सब सेम है, यस सर। क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है ये हमें गोरों का दिया हुआ है, उनके लॉज हैं जी जी। जिनको हम चलाई जा रहे हैं अपनी कुछ अपनी तरफ से मोल्ड करके, एज इट इज कुछ चीज़ें तो एज इट इज चल रही ना, जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान पिनल कोड हो गया या आईपीसी हो गया, उसमें कुछ थोड़ी बहुत इस्लामिक वो करके तजीर का थोड़ा सा हटा के बाकी सारे का सारा वैसे ही चल रहा है वो। जब आप यस लोग सर। आगे जाओगे वो भी आपको फिर पता लगेगा जब आप पढ़ोगे, पीपीसी तो अभी आप लोगों की शुरू नहीं हुई होनी है ना, पाकिस्तान पिनल कोड तो नहीं शुरू ये हुई सर होनी, नहीं। अभी आपके बेसिक सब्जेक्ट ही चल रहे होंगे मेरे ख्याल में आपको। यस सर। टॉट्स है, लीगल सिस्टम है, ठीक है, और मैथ, इंग्लिश, इस्लामियत, हिस्ट्री, बस। बस तो बस लॉ के 2 ही सब्जेक्ट्स हैं। ये सब बस दो ही, टॉट्स और ये लीगल। ओहो, अच्छा आप लोग उसकी वजह ये है ना कि आप लोगों का माशाल्लाह ऑनर्स है, हालांकि यस सर, 5 इयर्स लंबा काम। हालांकि लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो उस तरीके से नहीं, लॉ वाला नहीं है, ये मैंने आप लोगों को उस तरीके से पढ़ा दिया है थोड़ा इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा रख के, मतलब मैंने आपको बताया जब आप लोगों ने आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ना है ना, तो आपको अगर जी कुछ जी। बच्चों ने लेक्चर ध्यान से लिए हुए तो उनको याद आना है कि ये तकरीबन आधे से ज़्यादा मैंने कवर करवा दिया हुआ है। यस सर। अच्छा जी, आज बच्चों हम जो हमने शुरू करना था वो पिछली दफ़ा मैंने आपको लास्ट लेक्चर किस चीज़ का दिया था? सर वो इस्लामिक प्रोविजन, एक मिनट सर, इस्लामिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, 17 जून को हुआ था मेरे ख्याल से ये। सर इस्लामिक आइडियोलॉजी का हाँ इस्लामी नजरियाती कौंसिल का। वो मैंने आपको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। हाँ, पहले मैंने आपको फेडरल शरीयत कोड पढ़ाया था, ठीक है, फेडरल शरीयत कोड के बाद मैंने आपको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो मैंने आपको
शुरू करवाना था, याद आ गया आप लोगों को? यस सर, रिव्यू करवाया था आपने एक लेक्चर। हाँ, मैंने सिर्फ उसका प्रीफेस आप लोगों को दिया था, मैंने मुकम्मल नहीं आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था कि ये हम पूरा करेंगे। बारका अभी आप लोगों के अगस्त में यूनिवर्सिटीज खुल जानी है तकरीबन। इस महीने हम लोगों के पास आपके कम से कम 10 से 12 लेक्चर हैं, तो उसमें इंशाल्लाह आपका ये सिलेबस पूरा हो जाना है। आपका ये सिलेबस उस सूरत में पूरा हो जाना है अगर तो जो मैंने आपको असाइनमेंट्स 2 दी थी वो आप लोगों ने पूरे तरीके से कर ली और आपको समझ आ गई है। अगर आपने वो असाइनमेंट्स चौधरी को समझाओ क्या कर रही है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेबस जो है ना वो ये इसी महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। उसके लिए शर्त यह है कि अगर तो आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दी है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर ली है। अगर आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से नहीं की या समझ नहीं आई तो मुझे बताओ, हम दो दिन जो है ना 2 से 3 दिन उसको डिस्कस करने के लिए भी रख लेते हैं। सर रख ले, नेक्स्ट वीक उसको ही रख ले सर। तो अभी ये भी तो कवर होना है ना भाई। इसके बाद यार आपको सर इसके बाद रख ले। हाँ, इसके अभी आपके मेरे ख्याल में यार कोई बहुत ज्यादा तीर मारा ना तो मेरे ख्याल में चार एक टॉपिक और होंगे बस। इससे ज्यादा टॉपिक ना मैंने आपको कराना है ना आप लोगों से होने हैं। सर वो कह रहे थे एचईसी वाले के 15 जुलाई तक ऑनलाइन क्लासेस होनी है, उसके बाद 15 अगस्त तक छुट्टियां हो जानी है। ये तुम्हारे से पहले अभी 2 अगस्त को एक बच्चा कह रहा था कि 2 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जानी है। नहीं सर, वो दोस्त है उसका भाई एचईसी में है, तो वो बता रहे थे कि 15 अगस्त तक ना गर्मी की छुट्टी उन्होंने कंसीडर करनी है, उसके बाद ना मरलावार यूनिवर्सिटीज खोल देनी है सर। तो आपके पेपर फिर किस तरह होंगे? सर उन्होंने पेपर नहीं कहा, उन्होंने कहा जिसमें फाइनल सेमेस्टर है ना, पीए वालों को, पीएस का या एमएस वालों का जिसमें फाइनल सेमेस्टर है वो बच्चे आएंगे यूनिवर्सिटी में, उसके बाद देखा जाएगा कि बाकियों को बुलाना है या नहीं बुलाना। जी सर, वो पहले आहिस्ता जिनका आहिस्ता कह फाइनल रहे थे। सेमेस्टर होगा वो आएंगे, पेपर देंगे, फिर उनको बाकियों को आस्ता आस्ता बुलाते जाएंगे बच्चों को। वो तो ठीक है, बच्चे तो आएंगे, लेकिन अब आप लोगों का बेसिकली प्रमोशन का टाइम आ गया है नेक्स्ट सेमेस्टर का। मतलब आप लोगों का ये सेमेस्टर कब खत्म होना था अगर ये पेंडेमिक ना आती तो? सर अगस्त में ही। अच्छा, अगस्त में आपका नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाना था। जी सर। आपकी पहली क्लास आपको पता है फरवरी में स्टार्ट हुई है मेरे ख्याल में, कि जनवरी में क्लासेस स्टार्ट हो गई थी आपकी? सर फरवरी में सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हाँ यार, आपका तो वाकई अगर देखा जाए सेमेस्टर तकरीबन अगस्त में पूरा होता। तो अब ये देखो ना कि अगर अगस्त के में क्लासेस रिज्यूम ये करेंगे तो आप लोगों के पेपर कब होंगे और आप लोगों की प्रमोशन कब होगी? जी सर ये भी है। चलो, दिस इज देयर कप ऑफ टी। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने आज फेडरल शरीयत कोड पहले पढ़ा था, फिर मैंने इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी का मैंने थोड़ा बहुत आपको दे दिया था। मुझसे किसी ने सवाल भी पूछा था, मैंने सवाल का जवाब भी कुछ इस तरह दिया था कि जो वफाकी शरई अदालत जो होती है ना, जो फेडरल शरीयत कोर्ट होता है, वो ये होता है कि कोई डिसीजन अगर बन गया है, ठीक है, या कोई काम ऐसा हो गया है या कोई अदालती फैसला ऐसा हो गया है, जो चीज़ हो गई है ना वो इस्लामिक कवानीन के खिलाफ है, तो वो उसके अंदर इंटरवीन करती है। वो कहती है कि जी इसको आपने नहीं करना। लेकिन जो इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी है, इसका क्या काम होता है कि ये कोई लॉ बनाने से पहले ही ऐसा काम करती है ये कि कोशिश करती है कि कोई भी लॉ जो है ना वो मुल्क में ऐसा बने ना जो इस्लाम के टीचिंग के खिलाफ होता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर ये मेन फ़र्क है, इनको आप लोगों ने मिला नहीं जाना। ठीक है, इनको आपने एक नहीं कर जाना। उसमें ये होता है कि उसमें जो लॉ बन गया है, जो फैसला हो गया है, कुछ अगर हो गया तो उसको उसके बाद चेंज करने के लिए फेडरल शरीयत कोर्ट जो है ना वो 100 मोटो लेती है या कोई बंदा आ जाता है। इसमें ये होता है कि इनका काम ही यही है कि ये कहते हैं कि जी मुल्क में कोई भी कानून जो है ना, फेडरल शरीयत कोर्ट का काम है कि अगर कोई कानून बन गया है, ठीक है, या बन रहा है तो उसको रोक दिया जाए, ठीक है, या उसको इस्लाम के सांचे के मुताबिक ढाला। इनका काम ही यही है, इस काउंसिल का काम ही यही है कि ये आइडिया दे किस तरह मुल्क के जो कवानीन है वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक बनने चाहिए। ठीक है, और किस तरह जो मुल्क है उसको, अब इसको अगर हम आगे लेके चलेंगे, ये 1962 में जो था ना, अयूब खान साहब ने इसकी बेसिस रखी थी। ठीक है,
अब इसके बारे में हम बता देते हैं जी। इसके जो मेन आर्टिकल हैं, इसको आर्टिकल डील करता है 227 एंड 231, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इसमें क्या है जी, ऑल एग्जिस्टिंग लॉज शैल बी ब्रॉट इनटू कंफर्मिटी विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एंड लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना, ठीक है। वही काम जिस तरह जो फेडरल शरीयत कोड करता है कि जितने भी कवानीन जो हैं वो इस्लामिक इंजंक्शन के मुताबिक होने चाहिए और कुरान और सुन्ना के मुताबिक होने चाहिए। फिर इसका दूसरा काम है कि नो लॉ शैल बी इनेक्टेड विद द रिपग्नेंसी टू सच इंजंक्शन, जो इस्लाम के अहकाम है उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता, ठीक है जी। अब उसके बाद जी, नो लॉ शैल अफेक्ट द पर्सनल लॉज ऑफ नॉन मुस्लिम सिटीजन और देयर स्टेट। तो अब इसका एक और जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि जो हमारे नॉन मुस्लिम सिटीजन है ना, नॉन मुस्लिम सिटीजन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो गैर मुस्लिम थे उनकी बहुत ज़्यादा उनको अहमियत देते थे, ठीक है, उनके हकूक़ का पूरा पूरा ख्याल रखते थे, उनको इबादत का पूरा मौका देते थे। इवन के मैंने आपको बताया कि कई मौक़ों पे आपने खुली आज़ादी दी है कि आप लोग अपनी इबादत करेंगे, आपको किसी किस्म की मतलब किसी गैर मुस्लिम को जो है पूरी पूरी प्रोटेक्शन दी जाती थी, ठीक है। अब हमारे क्या होता है, वो अल्लाह माफ़ करे, पुराने जो इस्लामी वाक़यात हैं या इस्लामिक आयात कुरान पाक की जो हैं उनको हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो तोड़ मरोड़ के लोग इस तरह पेश करते हैं, क्योंकि जब कुरान पाक की किसी ने आयत दे दी है ना तो हम लोग आगे से सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला का वाहिद कलाम है, यानी कि ये एक ऐसी किताब है कि जिसमें जब से ये उतरी है इसमें आज तक कभी कोई तब्दीली नहीं आई। बाकी जितनी भी किताबें हैं वो कहते हैं कि जी उसमें हो सकता है कि तारीफ हो गई हो, लेकिन ये किताब है इसमें किसी किस्म की तब्दीली आज तक नहीं आई। अब उसमें होता क्या है कि जब हमने किसी बात का फैसला करना होता है तो हम कुरान पाक की नज़र में कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि अब आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी आयत जो है ना उसको कोट कर देते हैं, लेकिन हम उसके पीछे उसका पस मंज़र नहीं देखते कि ये आयत किस पस मंज़र में पेश की गई थी। आप लोग भी वक्त के साथ साथ कुरान पाक पढ़ो, कुरान पाक का बात में पढ़ने की कोशिश करो, आप लोगों को इस चीज़ का पता लगेगा कि लोग क्या करते हैं कि जी अपनी मर्जी से अपनी बात को वजन देने के लिए ना वो ये देखते नहीं है कि ये कुरान पाक की जो आयत है ना, ये बाज़ आयात जो हैं वो खास मौक़ों पर उतरी हैं, खास चीज़ों के लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जी वो अपनी मर्जी से कोई भी जो है ना उसको आयत को वो दे के मतलब आप उसका पता नहीं होता कि इसका पस मंज़र क्या है। तो जो आपके मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे आपके अब कौन सा मतलब ये कहता है कि जी माइनॉरिटी है तो उसको मार दो, ठीक है, उनको अल्लाह माफ़ करे उनके साथ बुरा सलूक करो। तो माइनॉरिटीज़ का जो इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी है, अभी इसका ये भी काम है कि ये ख्याल रखे कि मुल्क के अंदर कोई ऐसा लॉ ना बन जाए जो कि माइनॉरिटी के राइट को सलब करने की कोशिश करे। जैसे कि अब आपको पता माइनॉरिटी को हमारे मुल्क में पूरा पूरा राइट दिया गया है। जब आप लोग आगे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि माइनॉरिटीज़ के लिए हर जगह कोटा है, ठीक है। अगर किसी जगह 5 सीट्स भी आएंगी ना तो एक सीट जो है वो डिसेबिलिटी के लिए होगी और एक सीट लाजमी माइनॉरिटी के लिए होगी। माइनॉरिटी का डिसेबिलिटी का इन लोगों के कोटे होते हैं जिसपे इनको जॉब्स मिल जाती हैं और यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी जगह पर एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि ये उनका राइट है। माइनॉरिटी के अपने मसाइल होते हैं किसी भी मुल्क में। तो इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी जो है इसने ये तो ख्याल रखना ही रखना है कि ये मुल्क के जो लॉज हैं वो ऐसे बने जो इस्लाम के मुताबिक रहें, लेकिन इन लोगों ने उसके साथ ये भी ख्याल रखना है कि माइनॉरिटी के खिलाफ कोई लॉ ना बन जाए। कोई ऐसा लॉ बन जाता है यार मुल्क के अंदर, ठीक है, कि जी किसी ईसाई को या किसी सिख को, ठीक है, या किसी हिंदू को जी कोई जॉब ही नहीं मिलेगी, ठीक है, किसी हिंदू को किसी ईसाई को कोई जॉब नहीं मिलेगी, या फिर ये लोग सारे बच्चे जो जो क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं या जो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं जी ये बच्चों का एडमिशन जी डीसी फैसलाबाद में नहीं होगा, ठीक है, ये किसी कॉलेज में ही पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर ये किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है, ये किसी जगह पे जा नहीं सकते, ठीक है। तो ये वाली जो सब चीज़ें हैं ना ये इनके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी एजुकेशन, इनकी हेल्थ, मतलब कि अब कोई मुल्क में ये कानून बन जाए कि जी जो सिख हजरात हैं उनका जो इलाज है वो अस्पतालों में किसी आम हॉस्पिटल में नहीं होगा, उनका सिर्फ और सिर्फ उस हॉस्पिटल में होगा जो बनाई सिखों के लिए होगा या गैर मुस्लिमों के लिए होगा। हॉस्पिटल तो एक आम जगह है ना जहाँ पे हर किसी का इलाज होता है,
तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा लॉ बन जाए कि जी जहाँ पे मुसलमान इलाज कराते हैं जी वहाँ पे सिख इलाज नहीं करवा सकते, या ईसाई इलाज नहीं करवा सकते, या हिंदू इलाज नहीं करवा सकते। तो इसका काम है कि ये इस तरह के लॉस पे भी ध्यान रखे, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़े बड़े दीन के ठेकेदार मौजूद होते हैं, वो बड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और फिर एज अ रिलीजन इज अ सेपरेट काउ, ठीक है। आप इसके बारे में अगर कोई अकल की भी बात करते हो ना, कोई जरा सी जिद्दत की भी रोशनी की बात भी करते हो, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि वो आपके ऊपर मुर्तद होने का टैग लगा दिया जाता है। इसलिए वो लोग जो एक अक्लमंद आदमी होता है वो रिलीजन से रिलेटेड किसी बहस में आएगा ही नहीं। आप लोग भी अगर अक्लमंद होगे जब आपको वक्त के साथ पता लगेगा, क्योंकि रिलीजन जो है उसके नाम पे लोगों में इतनी ज्यादा रिजिडिटी आ जाती है कि लोग कुछ बात सुनने की कोशिश ही नहीं करते। एक रीजनिंग होती है, रीजन करना, और रीजनिंग सबसे बड़ी बात यह है कि यार दोनों का कुरान पाक पढ़ा होना जरूरी है। कुरान पाक क्या कहता है और कुरान पाक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने खाली कुरान पाक पढ़ लिया है, ठीक है, आपने उसको चलो बात तर्जमा भी पढ़ लिया, फिर भी आपको उसकी सही तरीके से आपको उसकी नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जी जो बात हो रही है इसके पीछे इसका पस मंज़र क्या है। तो इसलिए अव्वल तो कोशिश करेंगे किसी के साथ मजहबी बहस में पढ़े ना, और अगर मजहबी बहस में पढ़ने का आपको शौक है तो कम से कम आपकी जो नॉलेज है वो इतनी हो कि आपको कम से कम पता हो कि कुरान पाक आपका क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, सुन्ना क्या कहती है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके सोर्सेज ऑफ लॉ है इसमें कुरान पाक और सुन्ना जो है आपके मेजर सोर्सेज हैं, जो लॉज जहाँ से आपके पैदा होते हैं या जहाँ से लॉ को लेने का कहा गया है। अच्छा खैर जी, मैंने आपको बता दिया कि इसके 3 काम हैं। कोई कानून ऐसा ना बने जो इस्लामी टीचिंग के खिलाफ हो, ठीक है, कोई ऐसा कानून ना बने जो कि ईसाइयों के, गैर मुस्लिम, मतलब ईसाई नहीं, इसमें सभी गैर मुस्लिम भाई जो हम लोगों के आते हैं, वो हिंदू हैं, वो सब हैं, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, मुसलमान बेशक नहीं है लेकिन पाकिस्तान के शहरी हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें जो राइट देता है, ठीक है, कि वो अपना, हमने ये सारा पहले पढ़ लिया हुआ है कि वो जो अपना मजहब है उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब जी इसकी बात है कि जी इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, ये बच्चों बनती कैसी है, ठीक है। इसके कम से कम जो मेंबर्स होते हैं वो 8 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, और 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। जिस तरह हमारे यहाँ कई सैकड़ों के हिसाब से वजीर मुशीर और पता नहीं क्या क्या, इसमें एक उन्होंने एक इसकी तादाद बता दी है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो कम से कम 8 होने चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं, 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, 8 से कम नहीं होंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगे, ठीक है, 20 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी के 24 मेंबर, 20 मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 8 मेंबर, 2 3 4 नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उससे इनका कोरम पूरा नहीं होता। जो इनकी शरायत है ना, जो इनकी कंपोजिशन है, ये किस तरीके से बनेंगे। अच्छा जी, अब इसमें क्या है जी कि इनको कौन अपॉइंट कर सकता है, हमने प्रेसिडेंट पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि जी इनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही अपॉइंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनको अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और बाज़ जुडिशल मामला जो होते हैं जो इस तरह, उसमें वो और भी लोगों से राय ले सकता है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है जी, इसमें 3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो जो मेंबर्स होंगे बच्चों, उन उनके किस किस्म का उनके पास नॉलेज होना चाहिए। देखो जी, पहले तो उनके पास प्रिंसिपल इस्लामिक नॉलेज और कुरान पाक की नॉलेज होनी चाहिए कि जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं और कुरान पाक के जो और सुन्ना के जो है, कुरान पाक सुन्ना के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पता होना चाहिए क्या है। पहली शर्त तो ये है, जो भी मेंबर होगा इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी का, ठीक है, उसको इस्लाम का पता होगा, उसको कुरान पाक और सुन्ना के बारे में उसको पता होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे कौन सा चीज़ ज़रूरी है, वो लोग रखे जाएंगे जिनको फ़लसफ़ा इस्लाम पता होगा, ठीक है, जो कुरान पाक और इस्लाम के मुताबिक होता है, ठीक है। फ़लसफ़ा इस्लाम क्या होता है, एक तो इस्लाम की नॉलेज होगी, आपको सब बेसिक चीज़ों का पता होगा कि जी इस्लाम क्या करता है, कौन सा। लेकिन एक इस्लाम का फ़लसफ़ा जो होता है वो ये होता है कि कोई चीज़ या कोई लॉ जो है वो किस तरीके से बनाया जाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कराई जाए, उसको लोग कैसे फॉलो करेंगे और लोगों को उस पर फॉलो कैसे करवाना है। और इस्लाम जो है वो
क्या कहता है लॉस के बारे में, मतलब उसको सिर्फ कुरान पाक और सुन्ना के सिर्फ मेजर प्रिंसिपल्स का नहीं पता होगा, उसको इस्लाम की फ़िलासफ़ी का भी पता होना चाहिए। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त जो है वो जो बंदा होगा उसको पाकिस्तान की मुआशी, सियासी, माशरती और कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव हर तरह की प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए, ठीक है। हैविंग साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। ठीक हो गया। तीन चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि जो मेंबर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन में क्या ज़रूरी है, कुरान पाक और सुन्ना के प्रिंसिपल होने चाहिए, उसको इस्लामिक फ़िलासफ़ी का पता होना चाहिए, इस्लामिक फ़लसफ़ा हयात का पता होना चाहिए, ठीक है, कि मुल्क कैसे चलाया जाएगा, मुल्क के कवानीन कैसे चलाए जाएंगे, उन पर अमल दरामद कैसा करवाया जाएगा, और उसको मुल्की सियासी, माशी, माशरती और कानूनी और इंतज़ामी हर तरह के जो मामलात हैं उसको उनका अदराक हो, उसको पता हो। अब जी इनकी जो अपॉइंटमेंट है उसकी उसको कैसे देखा जाता है कि जी चलें लेट्स सपोज देयर आर ओनली 8 मेंबर्स इन इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है, देयर आर ओनली 8 मेंबर्स, ठीक है। अब 20 हो जाएंगे तो उसी हिसाब से उनकी रेशो भी कम ज्यादा होती जाएगी। अब जो कम से कम अगर सपोज 8 मेंबर्स हैं तो उन 8 मेंबर्स को आपने बच्चों देखना है कि उनको कैसे, देखो जी 8 मेंबर्स को ऐसे रखा जाता है, जो पहला मेंबर होगा उसके लिए ज़रूरी है कि उसको इस्लाम के तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना वो आपने कोशिश करनी है कि जब आप कोई मेंबर रखो आपने कोशिश करनी है कि सब के सब स्कूल ऑफ थॉट्स के मेंबर्स को आप लोग एक जगह पे इकट्ठा करो। ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट को लेके या सिर्फ शिया थॉट स्कूल ऑफ थॉट को लेके, ठीक है, या सिर्फ आपने मतलब मुख्तलिफ इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, आपने कोशिश करनी है कि इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी में सब स्कूल ऑफ थॉट्स हों ताकि आपस में मिलकर मुशावरत करके कवानीन बन सकें। ये ना हो कि आपस में आगे टसल हो जाए कि जी क्योंकि कुछ कवानीन जो हैं मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के मुख्तलिफ हैं, ठीक है, सुन्ना के जो है वो अलहदा कुछ कवानीन हैं, ठीक है, जो फ़िक़्ह जाफरिया के जो हैं उनके अपने हैं, उनके थोड़ा सा आपस में बाज़ जगहों पे कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है, ठीक है। तो ये जब आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि थोड़ा सा स्कूल ऑफ थॉट्स में हम लोगों के कॉन्ट्राडिक्शन आता है, ठीक है, लेकिन अमूमन हम लोग जो ज़्यादा फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि जी आप लोगों ने वो मेंबर्स सारे रखने हैं, कोशिश करनी है कि वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो रिप्रेजेंट हो, सिर्फ एक स्कूल ऑफ इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट रिप्रेजेंट ना हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जी कम से कम जो 2 मेंबर्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज जो हैं उस लेवल के हों, ठीक है, कम से कम 2 मेंबर्स, ठीक है, लेस नॉट लेस देन 2 ऑफ द मेंबर्स आर पर्सन्स ईच ऑफ हू और हैज बीन, कम से कम 2 मेंबर ऐसे होंगे जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, या रहे होंगे, ठीक है जी, और कम से कम 4 मेंबर ऐसे होंगे जो कम से कम 15 साल के लिए इस्लामिक रिसर्च और इंस्ट्रक्शंस के काम के अंदर इंडल्ज रहे हों, ठीक है। ये मैं आपको इसकी स्कीम बता रहा हूँ कि अगर तो 8 हैं तो इस तरह होगा, कम से कम उन्होंने ये एक मेंबर उन्होंने इस चीज़ के लिए बचा के रखना है कि सब स्कूल ऑफ थॉट जो है रिप्रेजेंट हो जाएं। अगर बाकी मेंबर स्कूल ऑफ थॉट के हो गए हैं तो एक मेंबर जो है वो उस स्कूल ऑफ थॉट का रखें, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो क्या करेंगे, कम से कम 2 मेंबर रखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जजेस रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद कम से कम 4 मेंबर ऐसे वो रखेंगे जिन्होंने कम से कम 15 साल तक जो है ना इस्लामिक रिसर्च का और इंस्ट्रक्शन का काम किया होगा, ठीक है। और उसके बाद कम से कम एक मेंबर जो होगी वो खातून होगी ताकि सारे वो लोग ही ना हो जाएं जिनको सिर्फ ऐसे लॉज का पता होगा जिनसे सिर्फ मेल सिटीजन को ही फायदा हो और सारे मामला में जो फीमेल सिटीजन हैं उनको दबा दिया जाए। तो टोटल ये मैंने आपको 8 के करीब मेंबर्स की तादाद बताई है, ठीक है। पहला मेंबर भी मैंने आपको बता दिया।
2 मेंबर्स कम से कम जुडिशरी से होने चाहिए, 4 मेंबर्स कम से कम ऐसे होने चाहिए जिनका इस्लामिक रिसर्च के ऊपर अच्छा खासा जिनका हो, और कम से कम एक मेंबर जो है वो खातून होनी चाहिए जिसका ये मतलब हो कि मुल्क के अंदर कोई ऐसे कवानीन ही ना सारे बनने शुरू हो जाएंगे जिनका फ़ायदा सिर्फ जो है वो मेल सिटीजन को हो, और फीमेल सिटीजन जो है वो चाहे वो आपकी विरासत है, ठीक है, चाहे ख़वातीन की विरासत से मुतालिक है, तालीम से मुताबिक है, ठीक है, कोई ऐसा कानून भी पास ना होने लग गए जिनसे ख़वातीन मुतासिर होने लग गए, क्योंकि हमारे मुल्क का पता कुछ नहीं होता, किसी वक्त भी जो है ना वो इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर जो है ना वो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। अच्छा जी, अब इसका जो चेयरमैन है उसकी जो अपॉइंटमेंट है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इस्लामिक काउंसिल चेयरमैन, इसके जो मेंबर हैं उसको प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है। इसका चेयरमैन, इनके जो करंट चेयरमैन है वो डॉक्टर किबला अयाज साहब हैं, इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी के, ठीक है बच्चों, लिख लो डॉक्टर किबला अयाज। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या जी, इसका जो मेंबर है वो कितनी देर तक अपना ऑफिस को होल्ड करेगा, होल्डिंग ऑफ ऑफिस अंडर आर्टिकल 228, ठीक है जी, इसका जो मेंबर है वो तकरीबन 3 साल तक जो है वो ऑफिस को होल्ड करेगा, ठीक है, और इसका जो रिजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। अगर तो कोई मेंबर है इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी का और लोगों को लग रहा है कि जी ये लोग जो है वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसको रिमूव करने के लिए जो है कोशिश की जाएगी। और उसकी रिमूवल कैसे होगी, कि इसकी रिमूवल क्या होगी, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ इस्लामिक काउंसिल जो है वो एक रेजोल्यूशन पेश करेगी, ठीक है, तो जिसको मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी के काउंसिल के जो लोग हैं जब पास करेंगे तो उस मेंबर को रिमूव कर दिया जाएगा, और उसको कौन करेगा, प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द मेंबर बाय पासिंग ऑफ अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल, ठीक है जी, 8 मेंबर है, 8 मेंबर्स में से अगर मेजोरिटी 6 कह देते हैं, ठीक है, या 5 कह देते हैं, एक मतलब मेजोरिटी अगर कह देती है इट इज सेड दैट मेजोरिटी इज द अथॉरिटी, कि अगर मेजोरिटी मेंबर्स कह रहे हैं कि जी इस बंदे को ये गड़बड़ पैदा कर रहा है, या फिर इसके अंदर रिजिडिटी है, या फिर नॉन सीरियसनेस है, ठीक है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी में, नहीं तो वो अपना जो ऑफिस है वो 3 साल तक होल्ड करेगा, ठीक है जी। अब इसका एक और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जी इट द प्रेसिडेंट और गवर्नर में रेफर एनी सच मैटर फॉर एडवाइस टू द काउंसिल, बट इफ द प्रेसिडेंट और प्रोविंशियल असेंबली विद Parliament or provincial assembly with 2/5 majority requires, then the president or governor shall refer the matter to advice of the council in proposed law। देखो यार, कोई भी लॉ जो है वो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है, प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया था कि वो नेशनल असेंबली के मैटर्स को, ठीक है, और जो गवर्नर है वो प्रोविंशियल असेंबली के मैटर्स को जो है ना वो देखता है। उसमें ये होता है कि कोई मैटर ऐसा पंजाब असेंबली के अंदर बन रहा है या सिंध असेंबली के अंदर बन रहा है, तो वहाँ के गवर्नर्स और वो क्या करेंगे, वो किसी मैटर को जो है ना वो एडवाइस के लिए इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी को दे देंगे कि जी हमारी असेंबली के अंदर फलाना फलाना बिल बन रहा है, फलाना लॉ पेश हो रहा है, तो क्या ये इस्लामिक कवानीन के मुताबिक है कि नहीं है। वो खुद ही उससे एडवाइस ले लेंगे, और एडवाइस ये होगी कि अगर तो ये इस्लामिक कवानीन के मुताबिक नहीं है तो हमें ऐसे मेयर्स बताए जाएं जिसके मुताबिक इस कवानीन को थोड़ा सा मोल्ड करके हम इस्लाम को सांचे में डाल के हम पेश करते हैं। इस लॉ की बर वक्त जरूरत है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक नहीं हो रही, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि शुरू से लेकर अब तक काफ़ी चीज़ों में लैंडमार्क डिसीजन भी फेडरल शरीयत कोर्ट ने दिए हैं कि जब बना दिया जाता है, पार्लियामेंट बना देती है आपकी, या आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज जो है वो कोई लॉ बना देती हैं, तो उनको वो कहाँ पे आगे पकड़ी जाती हैं, फेडरल शरीयत अदालत में पकड़ी जाती हैं, ठीक है। वो खुद सौ मोटो ले लेती है, या कोई बंदा कर देता है वो, या कोई सूबा कह देता है कि जी ये तो लॉ जो है ये इस्लामिक की टीचिंग के खिलाफ बना है, ठीक है, क्योंकि जो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाती है, जो एक लॉ बन जाता है, वो बच्चों क्या होता है, वो फिर आसानी होती है उस लॉ को दोबारा बनाने में या उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में। इसी तरह जब कल को कोई केस एक जगह पर हो जाए, अच्छा केस हो जाए, कुछ सुप्रीम कोर्ट का जज को अच्छा फैसला दे दे, तो वो हमेशा के लिए प्रेसिडेंट बन जाती है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे बच्चों
हमने इसका रेफरेंस पढ़ लिया कि जी जब इसका फैसला किसी ने करवाना हो तो अव्वल तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो अपनी मर्जी से भी इसको भेज सकते हैं, लेकिन जब कोई प्रोविंशियल असेंबली कह रही हो या आपकी पार्लियामेंट कह रही हो कि नहीं ये बिल जो है हमने इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो उस सूरत में बच्चों क्या होगा, वो 2/5 मेजोरिटी जो है वो 2/5 मेजोरिटी जो है असेंबलीज की या प्रोविंशियल असेंबली की या पार्लियामेंट की, वो कहेगी कि जी हमें ये जो मैटर है ना, या आप इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी को जो है रेफर करें, ताकि वहाँ से जो है ना हमें पता लगे कि ये इस्लामिक कवानीन के मुताबिक कैसे ढलेगा, ठीक है, और ये तरीके बताएंगे। अभी यहाँ तक मुझे बता दो, सिर्फ इसके फंक्शंस रह गए हैं, 4-5 छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, वो हम कल कर लेंगे। मुझे यहाँ तक बता दो, कुछ अगर समझ नहीं आया हो तो मुझसे जल्दी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब बच्चे। सर आ गई है समझ। ठीक है, मैंने आपको फेडरल शरई अदालत का और वफाकी ये इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी का, इसका मैंने बच्चों आपको फ़र्क भी बता दिया है, ठीक है, कि एक होती है कि कुछ लॉज बन जाए तो वो बाद में नोटिस ले लेती है, ठीक है, और मैंने आपको ये भी वफाकी शरई अदालत का बताया था कि सिर्फ और सिर्फ वो पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज के मैटर्स को नहीं देखती, वो देखती है कि किसी क्रिमिनल केस में अगर किसी बंदे को सजा भी अन इस्लामिकली हो गई है, उसको सजा भी इस्लामिक कवानीन के खिलाफ हो गई है, तो वो उसका भी 100 नोटिस भी ले सकती है, और उसके उस पे वैसे भी आप जा सकते हो कि ये फलाना फलाना बंदा है, इसको जो सजा हुई है वो इस्लामिक कवानीन के मुताबिक नहीं है। तो इसी तरह इनका क्या काम है कि मुल्क के अंदर जो भी लॉ बन रहा है, ठीक है, वो पार्लियामेंट जो है वो इनसे पूछ लेती है कि जी ये जो लॉ है, मतलब उम्मूमन ज्यादातर पूछते तो नहीं है, उनको अपनी जल्दी होती है फटाफट लॉज बनाने की, लेकिन क्या होता है कि कुछ लॉज अगर बन रहे हों तो उसमें ये होता है कि उनको जहाँ पे मुश्किल पेश है या उनको लगे कि जी कल को ये मैटर जो है वफाकी शरई अदालत उठा सकती है या ये माइनॉरिटीज इसके लिए एहतजाज कर सकती हैं या किसी तरीके से भी इसके बारे में हमें परेशानी हो सकती है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो राब्ता कर लेते हैं इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी से, उनसे वो पूछ लेते हैं कि जी ये कानून किस तरह हम इस्लामिक कवानीन के मुताबिक बना सकते हैं। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आ रही है आवाज? बाकी सर आ रही। जी सर आ रही है आवाज आपकी। चलो ठीक है, कल इंशाल्लाह हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और कल इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि आपके जो 3-4 रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर जो है ना आपका ये सारा सिलेबस इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? यस सर, वो सुबह के मैसेज आ रहे हैं कि वो जो है ना उसका नेट इशू है, वो ज्वाइन नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके ओके चलो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।